स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टील सेक्शन को रिविट के थ्रू कनेक्ट करके कहीं पे आप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को सेफली एंड इकोनॉमिकल बनाने के पहले आपको एनालिसिस और डिजाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। उस एनालिसिस और डिजाइन में हम लोग को करना क्या होता है, तो बहुत सारे फैक्टर की कैलकुलेशन करनी होती है और वो सारे फैक्टर की कैलकुलेशन जिस जगह पर आपको स्ट्रक्चर बनाना है उस जगह पर जाकर के सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद वहाँ डाटा को कलेक्ट करके हम लोग बहुत सारे फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं एज पर आईएस कोड। ठीक है, तो कौन कौन सी फैक्टर कैलकुलेशन करना होता है, तो कुछ लोग जान लीजिए, लोड होता है, स्ट्रेस होता है, अर्थक्वेक होता है, बहुत सारे विंड प्रेशर होता है, ये सारे फैक्टर के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं और हमारा बिल्डिंग सेफ होता है या हमारा स्ट्रक्चर सेफ होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग कैलकुलेशन और एनालिसिस करने जाते हैं यानी डिजाइनिंग की प्रोसेस करने जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ की कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन करते समय बहुत सारे लेंदी हो जाता है यानी कम्प्लेक्स हो जाता है। तो कुछ चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसा मान लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा, या कोई चीज़ को निगलेक्ट करके चलते हैं जिससे हमारा स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा और जिस लोड के लिए, जिस पर्पस के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा है उस पर्पस को भी फुलफिल करें। तो हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे कि डिजाइन करते समय कुछ चीज़ को मान लेंगे और कोई चीज़ को निगलेक्ट करके चलेंगे और निगलेक्ट करके चलने से हमारा उस स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। जिस लोड के लिए डिज़ाइन किया गया है वो लोड को मतलब आसानी से सर्व कर सके। ठीक है, हाँ, तो हम लोग आज फ्रेश हेडिंग बनाएंगे, उसी को जो मान के चलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अजम्पशन इन रिविटेड जॉइंट। ठीक है, तो आप लोग भी फ्रेश हेडिंग बना लीजिएगा, अजम्पशन इन रिविटेड जॉइंट। अभी भी बताएं कि अजम्पशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कुछ मान लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आसान हो जाता है मतलब डिजाइनिंग करना। ठीक है, हाँ, करा कि एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ रिविट जॉइंट इज वेरी कम्प्लेक्स। एनालिसिस और डिजाइन जो है रिविट जॉइंट के बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है एंड इट इज़ सिंप्लीफाई बाय मेकिंग फ्यू अजम्पशन, और इसको हम लोग आसान बनाते हैं कुछ चीज़ को मान करके। सब चीज़ को नहीं मान लेंगे, जिसको मानने से हमारा स्ट्रक्चर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और जिस स्पेसिफिक पर्पस से उस स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है उस स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करे, इस बात की ध्यान होनी चाहिए जंक्शन में। ठीक है ना, हाँ, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि अगर रिविट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। खुल ही नहीं रहा। ठीक है, सपोज करिए कि कोई एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट आपको ये वाला है। ये आपकी दूसरा प्लेट हुआ, ये आपकी एक प्लेट है। ठीक है ना, और इसको कनेक्ट कर दिए, आपने इसको रिविट के थ्रू कनेक्ट कर दिए। ठीक है ना, बड़ा आसानी से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जब यहाँ पे इसको रिविट के थ्रू कनेक्ट कर दिए होंगे एक प्लेट दूसरे प्लेट को, तो यहाँ पे ये दोनों प्लेट के बीच कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। ये दोनों प्लेट के बीच कुछ ना कुछ क्या काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। ठीक है ना, हाँ, फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, यहाँ पे बड़े आराम से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों प्लेट यहाँ पे आकर के मिल रहा है ना, ये दोनों प्लेट के बीच क्या काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। चूँकि फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ठीक है ना, हाँ, तो दो सरफेस जहाँ पे कॉन्टैक्ट में आएगी वहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या करके चलते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं। निगलेक्ट क्यों करते हैं और स्ट्रक्चर पर क्या फ़ायदा होता है निगलेक्ट करने से समझ लीजिए, बड़े आसानी से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सपोज करिए कि ये 100 न्यूटन के लिए इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। कितना न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, 100 न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, अपने बाहर से 100 न्यूटन का लोड लगा रहा है, अपने बाहर से 100 न्यूटन का लोड लगा रहा है, लेकिन यही 100 न्यूटन को कुछ पार्ट फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है। मान लिया जाए कि 10 न्यूटन का फ्रिक्शन रेजिस्ट कर ले रहा है, तो आपके जॉइंट पर एक्चुअली में कितना न्यूटन का लोड आ रहा है, तो सर 90 न्यूटन का लोड आ रहा है। आपने बाहर से लोड कितना लगा रहा है, तो सर 100 न्यूटन का आपने लोड लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में
ज्वाइंट पर कितना न्यूटन का लोड आ रहा है, तो सर एक्चुअल में 90 न्यूटन का लोड आ रहा है। तो बताओ आपने 100 पर डिजाइन कर दिया और हमेशा जितना पर डिजाइन किया है ना ओकरा से कम में आ रहा है, केकर वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो अच्छा ना है कि हम 100 मान के और चल रहे हैं कि इस पर 100 लोड आ रहा है और 100 लगा भी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आ रहा है 90, यानी 10 फ्रिक्शन खा जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन को अगर निगलेक्ट करेंगे तो भी हमारे स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर फ्रिक्शन डेवलप होने का कारण क्या है, तो जब दो प्लेट को क्या करते हैं, हॉट रिवेटिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे श्रिंकेज टेंडेंसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में ग्रिपिंग आता है और ग्रिपिंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो यही है कि जब फ्रिक्शन आता है तो क्या होता है स्ट्रक्चर पर, तो फ्रिक्शन के कारण कुछ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ लोड को रेजिस्ट कर लेता है, जो कि हमारी स्ट्रक्चर के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए, इसीलिए हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू को निगलेक्ट करते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको क्या करता है, बाहर से लोड को क्या कर रहा है, फ्रिक्शन ने रेजिस्ट कर ले रहा है। आपने बाहर से लोड लगाया 100 न्यूटन, लेकिन ज्वाइंट पर कितना आ रहा है, 90 न्यूटन, 10 न्यूटन फ्रिक्शन खा जा रहा है। आपको तो मान के चल रहे हैं कि सर हम तो 100 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, ज्वाइंट पर भी 100 न्यूटन का रहा है। तो बताओ कि अगर 90 न्यूटन आ रहा है तो हमारा ज्वाइंट सेफ रहेगा। अगर 100 न्यूटन लगाते हैं और 110 आ जाता ज्वाइंट पर तो हमारा स्ट्रक्चर फेल कर जाता। ठीक है ना। लेकिन फेलियर से बच रहा है। तो वही बात लिखल है, कुछ नहीं करा है, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज निगलेक्टेड। तो पहला काम हम लोग यही कर देंगे एजम्पशन में कि जो दोनों प्लेट के बीच जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है ना, उसको हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है। हाँ, कह रहा है कि इन केस ऑफ हॉट रिवेटिंग, जब हम लोग हॉट रिवेटिंग कर रहे थे, एनिमेशन में आप दिखाए थे बहुत पहले वीडियो में, ठीक है ना, टू श्रिंकेज टेंडेंसी ऑफ रिवेट इज ग्रिपिंग टेक प्लेस। जब श्रिंकेज टेंडेंसी होता है मतलब श्रिंक करता है, जब कोई भी चीज़ गर्म से ठंडा होगा तो वो श्रिंक करेगा ही करेगा। ठीक है ना, खास करके स्टील में। ठीक है। जैसे में अगर बात किया जाए कि अगर ये कोई ऐसा प्लेट है, देखिए बड़ा आराम से पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ को समझते हुए पार करेंगे। देखिए जब रिवेटिंग करते हैं तो देखिए इस वाले लेंथ को हम लोग बोलते हैं, बहुत पहले के वीडियो में भी बताए थे, ग्रिप लेंथ। देखिए बड़ा आराम से इस चीज़ को हम समझिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो जितना भाग सैंक का जो रहता है ना, जितना भाग सैंक का प्लेट में मर्ज रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिप लेंथ। देखिए यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को बोलेंगे ग्रिप लेंथ। आपको समझ आ रहा है। ये हेड को छोड़ दिया जाए तो ये वाला जो पोर्शन बचेंगे ना, उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ग्रिप लेंथ। ग्रिप लेंथ की कुछ कहानी है, उसको सुन लीजिए। कहता है कि ग्रिप लेंथ जो कभी भी 8 इंटू डाया ऑफ होल यानी नॉमिनल डायामीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ग्रिप लेंथ की जो कहानी है याद रखिएगा, ग्रिप लेंथ कभी भी 8 इंटू डी नॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो उस स्थिति में आप इसको क्या करोगे, रीडिजाइन करोगे। ठीक है ना। हाँ, एक बात और ग्रिप लेंथ की कहानी थोड़ा सा है कि अगर ग्रिप लेंथ यहाँ पे दिखाई पड़ा ना, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि इफ ग्रिप लेंथ इज एक्सीड इफ ग्रिप लेंथ एक्सीड कितना 6 इंटू डी नॉट यानी 6 टाइम ऑफ डायामीटर ऑफ होल, देन रिक्वायर्ड एडिशनल रिवेट। अगर आपको 6 इंटू डी नॉट से अगर ज़्यादा आएगा यहाँ पे ये वाला लेंथ, ये जो ग्रिप लेंथ है ना, वो 6 इंटू यानी डायामीटर ऑफ होल से अगर ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल रिवेट की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से रिवेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो उस स्थिति को आप समझिए कितना ज़रूरत पड़ता है, तो 1.6 mm के लिए 1% रिवेट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना। हाँ, हालांकि इसकी आप इतना ही जानिए, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम डॉट्स क्लास में इसको हम दे देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे एजम्पशन का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम यहाँ पे नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो डॉट क्लास का या शॉर्ट वीडियो में इसको हम बता देंगे। ठीक है।
हाँ, फिलहाल ग्रिप लेंथ के बारे में इतना समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या पहला काम किए कि जो दो प्लेट के बीच फ्रिक्शन लग रहा था उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे फायदे हो रहे थे, तो उस फ्रिक्शन को हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे कि चलो मान रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रक्चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा, ग्रिप लेंथ के बारे में कॉन्सेप्ट जनरेट किए कि जितना पार्ट मतलब रिविट का रहेगा, जो प्लेट को कसले रहेगा, वही पार्ट को हम लोग बोलेंगे ग्रिप लेंथ। देखिए इसी लेंथ को हम लोग बोलेंगे ग्रिप लेंथ, ठीक है ना। हाँ चलिए, यहाँ पे बड़ा आराम से पढ़ लिए कि ग्रिपिंग टेक प्लेस बिटवीन प्लेट विथ लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट, ठीक है। कर दिस फ्रिक्शन विल रेजिस्ट सम पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड, और ये जो फ्रिक्शन होता है कुछ एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करता है। तो फ़ायदा ये है, ये बात को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो फ्रिक्शन होता है कुछ एक्सटर्नल पार्ट को, एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। छाप लीजिए इसको, ठीक है ना। सेकेंड अजम्पशन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड अजम्पशन क्या कहता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिविट। रिविट के क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो शियर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मान लेते हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि उसका एक्चुअल में किस तरह का शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस रिविट के क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि ये आपका कोई एक रिविट है, मान लीजिए कि ये रिविट है, ठीक है ना। रिविट को जूम आउट करके देखें, ठीक है ना। हाँ, ये आपका रिविट है और इस रिविट का शियर कहाँ पे डेवलप होगा, यही वाला क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो ये हो गया आपको शियर क्रॉस सेक्शन एरिया, शियर एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर एरिया। दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, इसको बोलेंगे शियर एरिया, लिख देते हैं शियर एरिया। इस एरिया में जो आपको स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक्चुअल में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे धीरे सा बढ़ता है, यहाँ पे और बढ़ता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है और फिर से घटना चालू हो जाता है। इस तरह का ये एक्चुअल वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस है। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आसान के लिए, सुविधा के लिए हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ रहा है, हाँ यहाँ से, हाँ ठीक है दिखाई पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसा मान लेंगे कि पूरा क्रॉस सेक्शन में सब जगह पर बराबर शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा हम लोग को मान के चलेंगे। तो ये हो गया, इसको लिखेंगे एज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस। दिखाई पड़ा ना, ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग यही एक यहाँ पे भी एजम्पशन मानेंगे कि जो शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ऐसा ना होकर कैसा हो रहा है, ऐसा हम लोग मान लिए हैं। तो आप बड़े आराम से समझ पाए होंगे कि शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते थे। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख करके रहे होंगे तो शियर स्ट्रेंथ आप जान रहे होंगे। शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते थे, तो शियर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला था क्या, बोलिए, टॉ भी एफ इंटू π/4 इंटू डी नोट के होल स्क्वायर, ठीक है। डी नोट के होल स्क्वायर नहीं, एरिया कैसे निकालते थे, डी नोट का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ से निकालते थे पी एस की वैल्यू, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग कहाँ से देखेंगे, ये IS टेबल से देखेंगे, जो अभी जस्ट आगे अलग अलग टाइप्स के रिविट के लिए अलग अलग शियर स्ट्रेस होता है,
जिसको टेबल में लास्ट में आज की क्लास में ही हम लोग टेबुलेट फॉर्म में दिखा देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है शियर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसा मान ले रहे हैं, हम लोग मान ले रहे हैं कि यूनिफॉर्म है, बट एक्चुअल में कैसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा मान लेने से हमारा डिजाइनिंग प्रोसेस आसान होता है, कम्प्लेक्स होता है, लेंदी होता है, वो थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है ना, और हम आसानी से डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लिखिएगा पॉइंट और ये वाला को भी नीचे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए लिख दिए कि ये फार्मूले बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना रिपीट के लिए, तो बोला 1 रिपीट के लिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, उम्मीद है इतना कॉपी करेंगे, साइड हो जाइए। चलिए नेक्स्ट अजम्पशन को देखते हैं। द रिबिट होल इज एज्यूम टू बी फिल्ड कम्प्लीटली बाय द रिबिट। हम लोग क्या करते हैं कि जब प्लेट में होल करके रिबिट को डाल करके और दूसरे तरफ हेड बनाते हैं, तो हेड बनाने के दरमियान क्या होता है कि रिबिट का सैंक जो होता है वो होल को कंप्लीट रूप से फिल कर लेता है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में थोड़ा बहुत उसके बीच में गैपिंग रह जाता है। थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए कि ये कोई प्लेट है, ये कोई आपका प्लेट है और इस प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट में हम लोग होल बनाते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे होल हम लोग बना दिए, ये आप लोग क्या किए, होल बना दिए। अब इस होल में हम लोग को क्या करते हैं कि रिबिट को डाल करके दूसरे तरफ हेड बनाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ से रिबिट को डालें और यहाँ से आपने क्या किया, हेड बनाना चालू किया, ऐसा। या इस तरह से तो हेड बना हुआ है। अब यहाँ पे डालने के बाद ये रिबिट यहाँ पे आ गया है, रिबिट ऐसा बनाओ, ऐसा, ठीक है ना। ये तो इसको दूसरी तरफ से डाल करके अगर जब हेड बनाएंगे तो क्या होगा कि ये जो होल होता है ना, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि होल को पूरी तरह से भर लिया और हम लोग ये मान के चलते हैं कि इफेक्टिव डायामीटर ऑफ रिबिट को बोलते हैं डायामीटर ऑफ होल। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा बहुत गैपिंग रह ही जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब रिबिट को होल में डालते हैं ना तो पूरी तरह से भर लेता है, और हम लोग सारा कैलकुलेशन हम लोग कहाँ से करते हैं, ग्रॉस डायामीटर से करते हैं। तो ये भी एक आसान हुआ जंक्शन डिजाइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है और इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोग मान के चलते हैं कि डायामीटर ऑफ रिबिट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ होल कब, आफ्टर रिबिटिंग, ठीक है ना। हाँ चलिए, ये बात समझ लीजिए ना, ये बात कुछ नहीं कह रहा है, यही कह रहा है कि रिबिट के जब होल में डाल दिए तो रिबिट का जो सैंक का जो डायामीटर होगा वो होल के बराबर हो जाएगा, यानी कंप्लीटली रूप से फिल कर देगा, ठीक है। चलिए हम लोग 3 एजम्पशन को कंप्लीट किए, अब हम लोग 4 एजम्पशन और देखेंगे और नेक्स्ट एजम्पशन की ओर मूव करते हैं। और इसमें कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट बिटवीन द रिबिट होल इज एज्यूम्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बड़े आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लेट है और उसमें आपने होल कर दिया, क्या कर दिया, होल कर दिया, और बाहर से जब लोड लगा रहे हैं तो कौन कौन सा पार्ट लोड को रेजिस्ट कर रहा होगा, इस बात को पहले समझ लीजिए। तो आप यहाँ से जब लोड लगा रहे हैं तो लोड को सिर्फ ये वाला पोर्शन प्लेट का रेजिस्ट कर रहा होगा, ये वाला पोर्शन प्लेट का रेजिस्ट कर रहा होगा, और ये वाला पोर्शन प्लेट का रेजिस्ट कर रहा होगा, और ये वाला पोर्शन प्लेट को रेजिस्ट कर रहा होगा। ये जो लोड लगाएं, इस लोड को होल रेजिस्ट नहीं कर रहा होगा, इस बात को समझिए, ठीक है ना। यानी हम कह रहे हैं कि इस लोड को रेजिस्ट कौन कर रहा है, बर्दाश्त कौन कर रहा है, तो ये प्लेट का कुछ पोर्शन है ना, वही बर्दाश्त कर रहा है, वही रेजिस्ट कर रहा है। तो बर्दाश्त कर रहा है मतलब इस प्लेट में स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। तो ये स्ट्रेस का एक्चुअल में कैसा आता है और हम लोग मान के कैसा चलते हैं, वही ये पॉइंट बता रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट, ये जो प्लेट के जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में जो स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है और हम लोग मान के कैसे चलते हैं, इसको हम अपनी 3D डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये कोई आपकी प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है ना, ये प्लेट है, ठीक है ना, और इस प्लेट में आपने होल कर दिया है। चलिए बताइए यहाँ पे आप लोग देख करके कि जब आप इधर से लोड लगा के खींच रहे हैं और इधर से लोड लगा के खींच रहे हैं तो कौन कौन सा
एरिया में कौन कौन सा पोर्शन में इस लोड को बर्दाश्त कर रहा होगा। होल तो लोड को बर्दाश्त कर नहीं रहा होगा, यानी जब भी बर्दाश्त कर रहा होगा तो सर प्लेट बर्दाश्त कर रहा होगा, यानी प्लेट का सारा एरिया नहीं, जितना एरिया में प्लेट सॉलिड है वही एरिया को बर्दाश्त कर रहा होगा। यानी ये वाला एरिया यहाँ पे है, ये वाला एरिया यहाँ पे है, और ये वाला एरिया यहाँ पे है, ये वाला एरिया यहाँ पे है। मतलब यही सब एरिया में हम लोग को स्ट्रेस डेवलप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ से आपने जब डायरेक्ट लोड लगाया, तो प्लेट की कौन सी पोर्शन में स्ट्रेस आया, तो प्लेट को होल को छोड़ दिया गया है ना, तो वही वाला पोर्शन में स्ट्रेस आया। यहाँ पे होल को छोड़ दो, ये वाला पोर्शन में स्ट्रेस आया, यानी प्लेट वाली पोर्शन में स्ट्रेस आया, ठीक है ना। होल में कोई स्ट्रेस नहीं आया। तो इस जो पोर्शन में जो स्ट्रेस का जो एक्चुअल वेरिएशन होता है ना, यहाँ पे जो एक्चुअल में वेरिएशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक्चुअल में वेरिएशन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन में तो कोई स्ट्रेस आएगा नहीं। यहाँ पे होल वाला पोर्शन में कोई तो वेरिएशन आएगा नहीं। यहाँ पे होल वाला पोर्शन में कोई तो वेरिएशन आएगा नहीं। दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, एक्चुअल में स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ ऐसा ही आता है। एक्चुअल में स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ ऐसा आता है। एक्चुअल में स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ ऐसा आता है। एक्चुअल में स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे दिखाई पड़ा ना। हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे और छोटा थोड़ा सा बनाते हैं। एक्चुअल में स्ट्रेस का जो वेरिएशन आता है ना, कुछ ऐसा ही आता है। एक्चुअल में स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है वो ऐसा आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस स्ट्रेस को ऐसे ना मान करके हम लोग कैसा मान लेते हैं बाबू, तो इस स्ट्रेस को हम लोग पूरी तरह से यूनिफॉर्म मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? ऐसा मान लेते हैं कि सब जगह पर स्ट्रेस क्या आ रहा, बराबर आ रहा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। ये होल वाली पोर्शन है और ये प्लेट वाली पोर्शन है। ये प्लेट वाली पोर्शन है, ठीक है ना, ये प्लेट वाली पोर्शन है, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आसानी से यहाँ पे क्या देखें, एक्चुअल में ये स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस वेरिएशन और ये एज्यूम्ड है, एज्यूम्ड स्ट्रेस वेरिएशन। एज्यूम्ड स्ट्रेस यूनिफॉर्म मान लिए। कैसा मान लिए? यूनिफॉर्म। देखिए एक्चुअल में ऐसा आ रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हम लोग डिजाइन को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को लेंदी ना बनाने के लिए हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। ये सब ऐसा है, यहाँ पूरा यूनिफॉर्म है ना, पूरा रेक्टेंगल टाइप के है, ठीक है ना। हाँ, ये ठीक है ना, ये स्ट्रेस की वेरिएशन है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो वही कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट। देखिए प्रेस के जो पोर्शन पर जो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ताकि हमारा डिजाइनिंग की प्रोसेस क्या हो, आसान हो। उम्मीद है ये बात समझ आ रहा होगा। ये स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा होगा? होल में आ रहा होगा कि पोर्शन ऑफ प्लेट में आ रहा होगा? तो पोर्शन ऑफ प्लेट में आ रहा होगा। तो प्लेट में आ रहा होगा तो कैसा स्ट्रेस का वेरिएशन होगा? तो सर एक्चुअल में ऐसा होगा, लेकिन हम लोग हमेशा मान के कैसे चलेंगे? तो सर ऐसा चलेंगे। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं कि रिविट को लगाकर खींचते हैं, तो रिविट पर बियरिंग स्ट्रेस कुछ ऐसा होता है। अगर इस वाले पोर्शन को बाहर निकाल कर अगर देखा जाए तो ये रिविट है और ये रिविट का ये पोर्शन है, ठीक है ना। तो इस पोर्शन पर जो एक्चुअल में यहाँ से जो स्ट्रेस आएगा ना, तो इस स्ट्रेस एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन हम लोग ये एक्चुअल वेरिएशन है, एक्चुअल वेरिएशन है बियरिंग का, लेकिन हम लोग इसको सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं क्या, डायरेक्ट इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से यूनिफॉर्म मान लेते हैं। ये यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है ना। और इसका अगर एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा D0 इंटू टी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बड़े आसानी से समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ,
तो बड़ा आसानी से ऐसा डी नॉट इंटू टी क्यों हुआ, क्योंकि ये रिविट पूरी तरह से होल को ऑक्युपाइड कर लिया होगा, जो कि इसके पहले वाला जंक्शन में देखे थे। तो ये पूरा एरिया हो जाएगा और ये थिकनेस हो जाएगा टी। अच्छा एरिया कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नॉट और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये टी, ठीक है ना। हाँ बड़े आसानी से इस चीज़ को समझिए। एक्चुअल में ऐसा है लेकिन हम लोग मान के ऐसा चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कैसा होगा, तो सर यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ऐसा स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा, स्ट्रेस का वेरिएशन ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, लेकिन इसको भी हम लोग मान के चलेंगे कि यूनिफॉर्म हो रहा। और सब जगह पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ डी नॉट इंटू टी कर देंगे, ठीक है ना। इसका एरिया डी नॉट इंटू टी, ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ टी और यहाँ से यहाँ डी नॉट, ठीक है ना। नीचे वाला पोर्शन में सेम ऊपर के जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो यही कह रहा है कि वियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड यूनिफॉर्म एंड कॉन्टैक्ट यूनिफॉर्म मान लीजिए, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एंड कॉन्टैक्ट एरिया लिख लीजिए, एंड कॉन्टैक्ट एरिया हो जाएगा डी नॉट इंटू टी, ठीक है ना। हाँ चलिए इतना बात भी आप लोग को समझ आ गया होगा कि पांचवा अजम्पशन क्या कहता है, ठीक है ना। छठवां अजम्पशन क्या है, कह रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस इन ए रिविट इज निगलेक्टेड, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने लैप ज्वाइंट कर लिया ऐसा, यहाँ पे ऐसा एक ज्वाइंट बना रहा है और इधर से पी फोर्स लगा के खींच रहा है और इधर से पी फोर्स लगा के खींच रहा है और इधर से आपने रिवेटिंग कनेक्शन कर दिया, लाल से दिखा देते हैं। जब इधर से खींच रहे होंगे तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होगी और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होगी। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसके बीच में सम इसेंट्रिसिटी आ जाएगा और जब इसेंट्रिसिटी आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग होगा, क्या होगा, बेंडिंग होगा, यानी इसेंट्रिसिटी ई मान लो तो यहाँ पे कुछ बेंडिंग होगा। तो यहाँ पे जो बेंडिंग डेवलप होता है ना इसके बीच में, उस बेंडिंग को हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस इन रिविट इज निगलेक्टेड, कि रिविट में जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। हाँ उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट अजम्पशन क्यों रिमूव करते हैं और लास्ट अजम्पशन को सीख लेते हैं, ठीक है। हाँ उम्मीद है इतना आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, कॉपी कर लीजिए पॉज करके, वहाँ पे थोड़ा सा हम समझाते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे इसको इरेज करके, ठीक है, बड़े आसानी से इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, सतवां अजम्पशन बहुत आसान है, बहुत ही शानदार अजम्पशन है। अगर आपने कहीं पे रिविटेड से ज्वाइंट करके और मान लीजिए कि ऐसा कोई मतलब बनाया है, मान लीजिए कि ऐसा कोई ज्वाइंट बनाया आपने ऐसा और ऐसा, और यहाँ पे रिविट बना मारा ये और ये रिविट बनाया, ठीक है ना। हाँ अब क्या कर रहा है, मान लीजिए इतना सारा रिविट बना दिया, मान लीजिए 3 रो में ऐसा रिविट लगा दिया, ठीक है ना। हाँ तो एक रिविट का कितना स्ट्रेंथ होगा, उसी को तो हम लोग बोलते थे रिविट वैल्यू। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तब, एक रिविट का जितना स्ट्रेंथ होता है उतना बोलते हैं रिविट वैल्यू। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर किसी जगह पर आपको रिविटिंग किया गया है, अगर उसकी डायामीटर सेम है तो सब रिविट का एक ही वैल्यू होगा, एक ही स्ट्रेंथ होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो किनारे जो इंड साइड में रहता है, यानी इसको सेक्शन 1 माने और इसको सेक्शन 2 माने और इसको सेक्शन 3 माने, तो हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आता है वो इस सेक्शन 1 पर आता है, उससे कम सेक्शन 2 पर और सबसे कम सेक्शन 3 पर आता है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे कि सबसे तीनों रो में सब रिविट पर एक ही लोड आ रहा है, एक ही स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये दोनों में ज़्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। जैसे जैसे अंदर मूव करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेस कम आता है रिविट पर, इसीलिए सबसे मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन 1 को कहेंगे, ठीक है ना। यानी किनारे वाला जो रिविट रहेगा ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा, सहेगा, बर्दाश्त करेगा, यानी सबसे ज़्यादा लोड किस पर आएगा, तो सबसे लास्ट वाला पर आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि सब रिविट क्या कर रहा है, सब रिविट पर सेम लोड आ रहा है, सब रिविट के इक्वल वैल्यू है,
ठीक है ना। हाँ वही बात कर रहा है। द रिबिट इन अ ग्रुप, अगर रिबिट इन अ ग्रुप में है तो शेयर द डायरेक्ट लोड इक्वली, तो वो जितने लोड होता है सब पर इक्वली शेयर होता है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। इफ़ दे आर सेम डायमीटर, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि डायमीटर क्या हो, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ इफ़ द ऑल डायमीटर इज सेम, अगर डायमीटर सेम है तो द लोड शेयर्ड बाई वन रिबिट, एक रिबिट के द्वारा जो लोड शेयर होगा वो कितना होगा, P बाई एन। P क्या है तो टोटल लोड है और N क्या है तो बोला कि नंबर ऑफ रिबिट है। मान ले जाए कि यहाँ से आपने 100 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, कितना न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का नहीं 120 कर दीजिए, 120 न्यूटन का लोड इधर लगा रहे हैं, 120 न्यूटन का लोड आप इधर से लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सारे रिबिट कै गो है, तो सर रिबिट 6 गो है, टोटल नंबर ऑफ रिबिट कै गो है, 6 गो है। तो एक रिबिट पर कितना लोड रजिस्ट कर रहा होगा, एक रिबिट कितना लोड को सह रहा होगा, तो सर बोल देंगे 120/6, यानी P बट्टा N, लोड बट्टा नंबर ऑफ रिबिट, यानी 20 छक्का 20 से, यानी एक रिबिट का जो सहने का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, 20 न्यूटन होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा जाएगा कि ये 20 न्यूटन से ज़्यादा सहेगा, ठीक है ना। हाँ इस पर ज़्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है ना, और उस स्थिति में अगर सह पाएगा तो सह पाएगा, नहीं तो फेल कर जाएगा। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं सब रिबिट पर क्या आ रहा है, सेम लोड आ रहा है, सेम लोड आ रहा है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में किनारे वाला पर ज़्यादा आता है, इस बात को समझो। लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं सब पर बराबर है, सावधान वाइस पसेरी, ठीक है ना। तो उम्मीद है अजम्पशन की कहानी पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम समरी के तौर पर यहाँ पे हम एक अथी चिपकाते हैं सारे एजम्पशन को एक साथ में, और आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे एजम्पशन को हम लोग को याद रखना है और एग्जाम में कैसे एजम्पशन को लिखना है। थोड़ा बहुत डायग्राम दिखा देंगे तो और बढ़िया होगा। चलिए ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट के क्लास में बहुत छोटा वीडियो जाएगा, वेरी स्मॉल वीडियो रहेगा, और उस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे जितना अभी तक हम थ्योरी पढ़े वो सारे थ्योरी के न्यूमेरिकल के हिसाब से उसको सजाएंगे, और सजाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट लेक्चर से आपको चालू हो जाएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज की क्लास इतना ही।